हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्न, जहां आपको मिलता है मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का भी लेसन। बच्चों, आज एक स्पेशल डे है। टुडे इज टीचर्स डे, सो विश यू ऑल ए हैप्पी टीचर्स डे। और हम आपको क्या दे सकते हैं? आपने तो हमें काफ़ी सारा प्यार दिया, काफ़ी सारा रिस्पेक्ट दिया, लेकिन हम आपको देने के लिए सिर्फ कुछ नॉलेज दे सकते हैं। चलिए, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 4 करेंगे और बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे आज, जो है इंग्लिश ग्रामर का बेस यानी कि टेंस। आपने टेंस के बारे में काफी सुन रखा है, कुछ बच्चों को टेंस का थोड़ा अंदाज भी है, लेकिन काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है आखिर टेंस है क्या। ये हम अक्सर सुनते हैं, आपको टेंस का अगर नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम करना आपके लिए काफी मुश्किल है। हाँ, ये हकीकत में सही बात है। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आपको सेंटेंस से मालूम नहीं चलेगा आप कहना क्या चाहते हैं। तो टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें बताता है किसी सेंटेंस का ऑकरेंस का टाइम क्या है। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी सेंटेंस क्या करता है, कोई इंसिडेंट को बताता है। जैसे मेरा पिताजी बाजार जा रहे हैं, मैं कल सिनेमा देखने गया था। इस तरह का सेंटेंस हम जब कहते हैं तब वहां उससे हमें पता चलता है कि जो इंसिडेंट है वो हुआ कब, अभी हो रहा है कि भी रोज होता है, कि हो चुका है या होने वाला है। तो ये जो टाइम ऑफ अकरेंस को बताता है, जो इंसिडेंट का टाइम को बताता है, टेंस क्या करता है? टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम। टाइम ऑफ इंसिडेंट को बताता है, टाइम ऑफ इंसिडेंट। बहुत मोटे तौर पर किसी सेंटेंस कब अकर हो रहा है, किसी सेंटेंस से आपको पता चलता है कोई इंसिडेंट है, कोई काम हो रहा है या काम होता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विदाउट वर्ब एक सेंटेंस होता नहीं है। तो जब सेंटेंस में वर्ब है यानी कि वो काम होता है या हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, ये तो आप समझ रहे हैं। अब ये जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है, जो काम होता है या हो रहा है या हो चुका है कभी, या तो होने वाला है अभी तक हुआ नहीं है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे इसी को हम टेंस कहेंगे। अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे काम हो रहा है या काम हो चुका है। काम हो रहा है या काम हो चुका है। अगर काम हो रहा है या अभी होता है, अभी काम होता है, हुआ नहीं है, हो चुका है नहीं है, होता है, काम होता है, रेगुलरली इट हैपेंस और इट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। क्या मैं बताया? रेगुलरली होता है या अभी हो रहा है। रेगुलरली हो रहा है तो रेगुलरली एक काम हो रहा है, ऑन रेगुलर बेसिस। कौन सा काम रेगुलर बेसिस पर हो रहा है? चलो हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, द सन rises in the east। क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट? हाँ भाई, ये हमने हर दिन देखते हैं कि ये ईस्ट की तरफ से सन राइज होता है। सनराइज कहां से होता है? ईस्ट की तरफ से होता है। ये रेगुलर बेसिस पर होता है,
कल भी हुआ था, आज भी हुआ और अगले दिन भी होने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा सन राइजेज इन द वेस्ट, ऐसा नहीं सन कल उठा था अगला दिन नहीं उठने वाला है या आज नहीं उठता। तो सन राइजेज इन द ईस्ट ये रेगुलर बेसिस पर है, इसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। तो टेंस का एक क्लास हमने देख लिया जिसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, जो हमें रेगुलर होता है। आपके दादाजी रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो रोज पढ़ते हैं भाई, ये उनका रेगुलर हैबिट है, रेगुलर बेसिस पर है, यानी कि ये उनका हैबिट है। तो हम लिख सकते हैं माय ग्रैंडपा रीड्स न्यूज़पेपर, ठीक से लिख देते हैं, डेली। माय ग्रैंडपा रीड्स न्यूज़पेपर डेली। इसका मतलब है मेरा दादाजी रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखो बच्चों, इससे पता चल रहा है कि ये रेगुलर बेसिस पर होता है। सो हम इसे प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में रखेंगे। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। फादर इज गोइंग टू ऑफिस। फादर इज गोइंग टू ऑफिस, क्या कर रहे हैं? पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। ये इसका मतलब है ऑफिस जा रहे हैं, अभी जा नहीं चुके, ये काम भी हो रहा है। हमने कहा था अगर कोई काम रेगुलर बेसिस पर हो रहा है या तो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है और इट इज हैपनिंग एट द प्रेजेंट, इट इज हैपनिंग एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इस समय हो रहा है, एट द मोमेंट, इट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, फादर इज गोइंग टू ऑफिस। ये देखिए पिताजी अभी दफ्तर को जा रहे हैं, अभी चले नहीं गए हैं, इज गोइंग टू ऑफिस। तो ये काम हो रहा है, इट इज इन कंटिन्यूएशन, तो ये भी प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में आएगा। तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या सीखा? जो काम रेगुलर होता है या एट द मोमेंट हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सही है? हमने प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह समझ लिया। टेंस का एक काइंड जो होता है वो प्रेजेंट टेंस है, वो जब कोई काम रेगुलर बेसिस पर होता है या तो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। उम्मीद है आपको प्रेजेंट टेंस क्लियरली समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस होता क्या है। अभी हम कहते हैं कोई काम हो चुका, कोई काम हो चुका, तो इसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो काम हो चुका। आप समझ लीजिए कि मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल गया था, तो ये जो मैं बता रहा हूं वो काम हो चुका, इसलिए हम बोलेंगे कि मैं कल स्कूल गया था। सो इसका इंग्लिश है आई वेंट टू स्कूल
yesterday. मैं कल स्कूल गया था। देखो बच्चों, कल स्कूल गया था, इसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये पास्ट टेंस का बात किया जा रहा है। कल मैंने स्कूल गया था। मेरा फ्रेंड ने एक गिफ्ट दिया, मुझे एक गिफ्ट दिया। रोज गिफ्ट देता है क्या? नहीं दिया, रोज कोई गिफ्ट नहीं देता है, लेकिन कल मेरा फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। हो सकता है आपका कल हैप्पी बर्थडे था और बर्थडे विश के लिए बर्थडे प्रेजेंट में आपके फ्रेंड ने आपको एक गिफ्ट दिया। तो दे चुका, ये काम हो चुका है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? माय फ्रेंड gave me a gift yesterday. यहां पर हम बाद में हम अगले स्लाइड में आपको बताएंगे कि ये वेंट क्यों हुआ और गेव क्यों हुआ। वेंट क्या है? वेंट आपका गो का ही पास्ट फॉर्म है। गो का मतलब है जाना, गो का मतलब है जाना। जैसे इस जगह था फादर इज गोइंग टू ऑफिस, यहां पर गो का मतलब है जाना, यहाँ गो का ही पास्ट फॉर्म है। गो जैसा ये प्रेजेंट फॉर्म में गो है, तो इसी का पास्ट फॉर्म है वेंट। वेंट ये है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, आपको अभी घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये कुछ नहीं, गो का ही पास्ट फॉर्म है। मैं स्कूल कल गया था। माई फ्रेंड गेव मी ए गिफ्ट यस्टरडे, मेरा दोस्त ने मुझे एक गिफ्ट दिया कल। तो देने का इंग्लिश वर्ड, देने का इंग्लिश है गिव, GIVE। इसका पास्ट फॉर्म बन जाता है गेव। गिव का पास्ट टेंस गेव बन जाता है, इसलिए यहां पर माय फ्रेंड गेव मी ए गिफ्ट यस्टरडे। अब ये भी तो हो सकता है कल मैंने गया तुम्हारे घर और मैं देखा तुम्हारे मम्मी खाना बना रही थी। देखो, कल मैंने जब गया तुम्हारे घर, मैंने देखा तुम्हारे मम्मी खाना बना रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने क्या देखा था? आपके मम्मी खाना बना रही थी, यानी कि वो काम कर रही थी, जो काम कंटिन्यूएशन में था। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर भी एक इस तरह का, जैसे इट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, ये क्या है? It was happening in the moment. It was happening in the moment. If the incident was happening at that time, अगर कोई काम उस समय हो रहा था, वो भी तो हो रहा था, यानी कि पास्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये भी पास्ट टेंस में है, यानी कि पास्ट टेंस में क्या, कोई काम अगर हो चुका है या हो रहा था, वो भी हमारा पास्ट टेंस ही है। जैसे हम ऐसा हम बता सकते हैं, द boys were playing cricket. The boys were playing cricket. ये बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। यहां देखिए were के साथ
वेयर पास्ट टेंस में है, वेयर पास्ट टेंस में है। फिर से हम बात कर रहे हैं, ये जब हम काम हो चुका है, इसके लिए मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, लेकिन यहां पर काम हो चुका था, काम हो गया है ऐसा नहीं, बच्चे खेल रहे थे। रहा रही जब रहता है तब हम इस पैटर्न में लिखते हैं, तो ये भी पास्ट टेंस ही है, क्योंकि पास्ट टेंस अगर कोई काम हो चुका है वो भी पास्ट टेंस है, और अगर काम हो रहा था तो भी पास्ट टेंस है। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस अगर कोई काम रेगुलर बेसिस पर होता है वो प्रेजेंट टेंस है, अगर कोई काम एट द मोमेंट हो रहा है, इट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, वो भी प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं सेंटेंस पढ़कर कौन सा प्रेजेंट टेंस में है और कौन सा पास्ट टेंस में है। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। मेन फोकस होगा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस हम, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के बारे में जब अभी अभी मैं बात कर रहा था तो दो तरह का सेंटेंस का यूज किया था। एक तो इस तरह का जो रेगुलर बेसिस पर होता है, इसके लिए हमने क्या एग्जाम्पल दिया था, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन रोज ईस्ट में ही उठता है, तो ये रेगुलर बेसिस पर होता है। माई ग्रैंडपा रीड्स न्यूज़पेपर डेली, तो वो डेली रेगुलर बेसिस पर ये उनका हैबिट है, तो उनको मैं प्रेजेंट टेंस में कहा था। तो इस तरह का प्रेजेंट टेंस को फिर से क्लासिफाई करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर होता है उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। और जो कंटिन्यूअसली हो रहा है, जो काम अभी हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग ग्रामर, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, तो मैं एट द मोमेंट आई एम डूइंग सम वर्क एंड दिस इज इन प्रोग्रेस, अभी तक हम पढ़ाना खत्म नहीं किए हैं, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम कंटिन्यूइंग माई वर्क, सो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। आप समझ रहे हैं? हाँ, हम आपसे कह रहे हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, आप अभी इस वक्त मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या, यू आर कंटिन्यूइंग द वर्क। आप अगर देख नहीं चुके हैं, अभी आप देख रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम प्रोग्रेस में है, जो भी इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस, तो इसे हम, जो काम कंटिन्यू हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में आप अब समझ गए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर क्या करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर टीचर्स, मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अब यहां पर आप एक डिफरेंस देख रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं आई टीच इंग्लिश, और जब मैं बता रहा हूं दूसरा एग्जांपल, अरूप सर टीचेस इंग्लिश। आप इस तरह का जरूर देखे होंगे। माई फादर गोज टू ऑफिस, गो तो हम जानते हैं, गो का मतलब जाना है, लेकिन इसके बाद में ईएस लग जाता है, कभी तो ईएस लग जाता है, कभी नहीं लगता है। जिस तरह से इस एग्जाम्पल में देखिए, हम अभी वर्ब को समझते हैं, आई टीच इंग्लिश, तो टीच है वर्ब, यहां पर अरूप सर टीचेस, ये
ईएस कब लगता है और कब नहीं लगता है वो आपको समझना होगा। और दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, यही आपको समझने का है जब सिंपल प्रेजेंट में हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। Whenever we write or speak the sentences in simple present, then we must be very careful whether this is my subject is first person, second person or third person। आपको लगता होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये क्या सर बता रहे हैं। बहुत मामूली चीज है, थोड़ा फोकस दे दो। आई और वी, हम और हम सब, मैं और हम सब, ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। यू आपके लिए बोल रहे हैं, तुम और तुम लोग, यू, और उसके प्लूरल भी यू ही होता है, ये होता है सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन कुछ भी होता है इसके अलावा, आई, वी, यू के अलावा जो भी होता है ऑल आर इन थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया टीचर, माय फादर, बॉय, सारे, ही, शी, सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के इस तरह का अगर किसी सेंटेंस में अगर आप देखते हैं, टीचर शिक्षक इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? टीचर टीचर्स इंग्लिश। मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे? माय फादर, गो नहीं होगा, गो के साथ क्या होगा? ईएस लग जाएगा, गोज टू ऑफिस, गोज टू ऑफिस। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि माय फादर ये थर्ड पर्सन है, दीज आर ऑल थर्ड पर्सन, इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है? आई, वी, यू को छोड़ के सारे हमारे थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में जो भी है वो क्या है? हमारा इसके साथ ईएस लगेगा। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यहां पर थर्ड पर्सन में हमने जितना भी लिखा है सिंगुलर में लिखा है। सिंगुलर और प्लूरल आपको मालूम है, एक टीचर से मालूम चलता है, एक ही टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। माय फादर एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। बॉय मतलब एक ही लड़का, और ही और शी से मालूम चलता है किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर अगर ये सिंगुलर है, अगर हम यहां पर थर्ड पर्सन का ही प्लूरल से बात करते हैं, प्लूरल, ये सिंगुलर है इसलिए टीचर, माय फादर, बॉय एंड ही और शी लिखा। थर्ड पर्सन प्लूरल अगर है तो टीचर का क्या बन जाएगा? टीचर्स। जैसे माय फादर है तो मैं कई सारे पिताजियों के बारे में बात कर रहे हैं, फादर्स, फादर्स, बॉयज, ही और शी बन जाएगा THEY, दे। देखो बच्चों, इसका सिंगुलर टीचर है और टीचर का प्लूरल टीचर्स है, फादर के प्लूरल फादर्स है, बॉय का प्लूरल बॉयज है, और शी का प्लूरल दे है। अब यहां पर आपको गौर करना है, अगर ये सिंगुलर नहीं है, अगर हम लिखेंगे दे प्ले इन द इवनिंग, दे प्ले इन द इवनिंग, वो खेलता है, वे लोग खेलते हैं
दे क्या है, दे है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, इसलिए यहां पर एस नहीं लगने वाला है। यहां पर प्लेज नहीं होगा, प्ले की जगह पर, लेकिन यहां पर अगर वो बच्ची है, वो शाम में खेलती है, अगर हम लिखते हैं शी खेलती है, PLAYS इन द आफ्टरनून, समझ लो इसको हम आफ्टरनून कर रहे हैं, तो आफ्टरनून में खेलती है। यहां पर आप गौर कीजिए, यहां पर प्ले नहीं रहा, यहां पर प्लेज हो गया। क्यों प्लेज हुआ, क्योंकि ये सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। लेकिन अगर कई लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, द गर्ल्स गो टू स्कूल, द गर्ल्स गो टू स्कूल, यहां पर गर्ल्स है, ये एक गर्ल होता, अगर एक गर्ल होता GIRL गर्ल, तो हम कहते हैं इसको सिंगुलर, उस जगह पर हो जाता गर्ल गोज टू स्कूल। लेकिन गर्ल्स अगर कहेंगे तो यहां पर, अगर ये प्लूरल में कहेंगे गर्ल्स, तो यहां पर द गर्ल्स गो टू स्कूल। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब रहेगा सिंपल प्रेजेंट में, हम ES या S का यूज करेंगे। किसमें ES करते हैं, किसमें S करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, जो हम कराएंगे। उसके लिए घबराने का नहीं है, इतना समझ में आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने से, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहने से वर्ब में क्या होता है, वर्ब के साथ S या ES लगता है। वर्ब के साथ या तो S लगेगा, नहीं तो ES लगेगा। जिस तरह से अरूपसर टीचर्स इंग्लिश, TEACH टीच, यहां हमारा वर्ब हो चुका था, लेकिन ES लग गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। अरूपसर कोई एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, और वो ना फर्स्ट पर्सन में ना सेकंड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन है, और एक ही आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये क्या है, सिंगुलर नंबर। इसलिए यहां पर टीच की जगह ES लगा, टीचर्स। यहां पर देखो, इसी तरह माई फादर गोज टू ऑफिस, यहां पर गो के बाद ES लगा, क्योंकि माई फादर एक ही आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ES लगा। लेकिन दे प्ले इन द इवनिंग, दे क्या है, वे लोग के बारे में बात किया जा रहा है। तो दे कब यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा हैं। ही और शी का प्लूरल होता है दे, इसलिए यहां पर ये प्लूरल है, इसलिए एस नहीं लगने वाला है। जब भी ये सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है, इसलिए यहां पर एस या एस नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर यहां शी है, शी मतलब किसी एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो शी प्ले नहीं होगा, प्लेज लगेगा, वाई के बाद एस लगेगा, PLYS, प्लेज इन द आफ्टरनून। तो हमने क्या सीखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रहता है, जब प्रेजेंट टेंस का इस तरह का सिंपल प्रेजेंट में हम कह रहे हैं या सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, तो यहां पर वर्ब के बाद या तो एस नहीं तो ES लगता है। किसी में एस लगता है, किसी में ES लगता है। ये हम जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया। जो सबसे मुश्किल काम है, थोड़ा फोकस देने का जरूरत है। आप चाहे तो इसको बार बार देखिए कि फर्स्ट पर्सन हमने कहा आई, वी, यानी कि मैं, हम लोग। सेकंड पर्सन कहा यू, यानी कि तुम या तो तुम लोग। और थर्ड पर्सन हम कह रहे हैं आई, वी, यू को छोड़ के जितने भी वर्ड देखते हैं वो सारे थर्ड पर्सन हैं। तो यहां पर थर्ड पर्सन सारे हैं, यहां पर थर्ड पर्सन सारे हैं, लेकिन हम जब ये
एस और यस का बात किया तब सिर्फ बताया थर्ड पर्सन में आपको देखना है ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल है। एस या यस सिर्फ सिंगुलर नंबर के लिए ही होगा, प्लूरल के लिए सिर्फ वर्ब का जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है वही बैठेगा। चलिए, आप अगर इसको समझ गए हैं तो हम कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूअस थोड़ा इजी है आपको समझने के लिए, क्योंकि ये काम हो रहा है। जिस तरह से मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, माई मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग करी, तो इस तरह का जो है माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस, द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, बच्चा क्या है, पेड़ पे चढ़ रहा है, अभी चढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये काम हो रहा है। हम अगर किसी बच्चे को देख रहे हैं वो अभी पेड़ पर चढ़ रहा है तो क्या कहेंगे, लुक लुक द चाइल्ड इज क्लाइंबिंग द ट्री। तो चलिए इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री। आई एम टीचिंग यू ग्रामर, आई एम टीचिंग यू ग्रामर। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम तभी आपको ग्रामर सिखा रहे हैं। तो हम ये अभी कंटिन्यूअस में है तो इसीलिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। दिस वर्क इज इन प्रोग्रेस, मैं अभी सिखा नहीं चुका हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप पूरा सीख न जाएंगे। तो आई एम टीचिंग ग्रामर। नाउ लगा सकते हैं क्योंकि अभी हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर नाउ नहीं भी रहे, सिर्फ रहे आई एम टीचिंग ग्रामर, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये इंसिडेंट इज इन प्रोग्रेस, दिस इज इन कंटिन्यूअस, ये अभी काम हो रहा है। तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो अब इसके लिए आप जब दो सेंटेंस देखा, द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री और आई एम टीचिंग ग्रामर, तो इसमें दो तरह का आपने देखा। एक क्या देखा, ये जो सब्जेक्ट है द बॉय सब्जेक्ट है, आपको अभी मालूम है। और इसके बाद आपने देखा एक हेल्पिंग वर्ब जो हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेसन्स में, आप उसको जरूर देखिए। इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और आपको उस समय भी बताया था ये सेंटेंस फ्रेम करने का काम में आता है। इससे आपको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाने के लिए, ये प्रेजेंट टेंस में है, इसको बनाने के लिए हमने इस हेल्पिंग वर्ब का मदद लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, आपको हेल्प ही करता है, आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इन प्रोग्रेस क्या बताता है, जब हम क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब का मतलब है चढ़ना, दिस इज द वर्ब। इसके बाद जब हम इसके साथ ING लगा देते हैं, प्लस ING कर देते हैं, तो इसे हम प्रोग्रेस में है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए दो चीज का जरूरत है। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, और फिर वर्ब के साथ ING है। आपकी स्कूल में भी इस तरह का बताया जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब प्लस ING। तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, तो यहां पर ये द बॉय क्या था, थर्ड पर्सन था। मैंने बताया अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में जब सिंगुलर नंबर है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसके साथ इज लगता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये क्या लग रहा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस
इज लग सकता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा एक हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड उसके साथ लग जाएगा आईएनजी। सब्जेक्ट आया द बॉय, इज आया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्लाइंब है, क्लाइंब के साथ आईएनजी ऐड हो गया तो बन गया द बॉय इज क्लाइंबिंग। अभी हम देख रहे हैं ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन और इसमें भी है सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए इज लगता है। और जब फर्स्ट पर्सन था आपने देखा फर्स्ट पर्सन कहते हैं आई और वी को, और आई है मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर नंबर है वो है आई। तो फर्स्ट पर्सन में जब फर्स्ट पर्सन आई था उसके साथ क्या लगा, एम। जो हेल्पिंग वर्ब है ये एम लगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी तो यहां पर कॉमन है। लेकिन आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन जब सिंगुलर नंबर रहता है, फर्स्ट पर्सन वो भी सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम लगता है हेल्पिंग वर्ब, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है। कुछ बातें ऐसी है जो आप स्कूल में देख रहे हैं, कुछ लड़कियां हैं जो बातें कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और वो लोग बातें कर रहे हैं। क्या आप भी बातें कर रहे हैं जब आप पढ़ रहे हैं? नहीं, तो फिर इसमें आप कंसंट्रेट करो। द गर्ल्स आर टॉकिंग इन द क्लास, द गर्ल्स आर टॉकिंग इन द क्लास। तो हमने क्या किया, द गर्ल्स आर टॉकिंग इन द क्लास। क्लास में लड़कियां बातें कर रहे हैं, गलत बात है। दे आर टॉकिंग इन द क्लास, लेकिन यहां पर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं इसलिए हम देख रहे हैं द गर्ल्स क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में द गर्ल होता अगर एक लड़की के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक से ज्यादा लड़की है इसलिए हमने लिखा गर्ल्स, और गर्ल्स के साथ क्या आया, आर आया। तो थर्ड पर्सन का जब थर्ड पर्सन प्लूरल है, प्लूरल इसके साथ क्या आया, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो आर आया। तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर आता है, ये आप समझ गए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आता है, ये मैं बता दिया था। फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर के साथ एम आता है, वो भी बता दिया। और फर्स्ट पर्सन अगर हम लिखते हैं वी आर गोइंग टू पटना, वी आर गोइंग टू पटना, हम लोग पटना जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों के बारे में बात है, सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं है। हो सकता है हम अपने पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं, इसलिए मैं खुद अपने बारे में बात नहीं किया। वी आर गोइंग टू पटना, हम अपने सभी लोगों के बारे में बात किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वी एक किसी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है। इसमें भी हम देख रहे हैं जिस तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर लगा था, हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ भी आर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लॉ को समझ रहे हैं, नियम को समझ रहे हैं, यही हमारा रूल है।
फर्स्ट पर्सन बट इन प्लूरल के साथ यहां पर हमने क्या लगाया, आर लगाया, जो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में। वहां पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आर लगता है। द गर्ल्स आर टॉकिंग इन द क्लास, तो इसी तरह अगर आप लिखेंगे द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे लड़के लोग मैदान में खेल रहे हैं। तो यहां पर हम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड करेंगे, क्योंकि हमने अभी देख लिया थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर ही लगने वाला है। अब हम बात करते हैं, एक बचा है यू। यू जो है सेकेंड पर्सन है। बच्चों ये काफी आसान है। जो सेकेंड पर्सन है यू, यू हमेशा सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा फर्स्ट सेकेंड पर्सन या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, या तो तुम एक लड़का हो, हम क्या बोलते हैं, यू आर ए बॉय, हमेशा नहीं कहते हैं यू इज ए बॉय। तो यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। तो यू आर ए बॉय कहने से आप समझ जाएंगे आपको कहा गया है यू आर ए बॉय, मतलब कि इससे आपको सेंटेंस से पता चल रहा है कि यू आर ए बॉय, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर नंबर है। लेकिन अगर हम बोलते हैं यू आर बॉयज, यानी कि आपके सारे कुछ ज्यादा लड़कों के बारे में हम बात करें, एक से ज्यादा लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं यू आर बॉयज। तो यू आर ए बॉय और यू आर बॉयज सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि यू यहाँ पर हम सिंगुलर के लिए यूज किए हैं कि प्लूरल के यूज किए हैं, क्योंकि यू एक ऐसा वर्ड है जो तुम सिंगुलर नंबर और तुम लोग दोनों के लिए यू का ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जब भी हम यू के साथ लिखेंगे तो यू आर प्लेइंग और यू आर गोइंग, यू आर लुकिंग, कुछ भी होगा तो ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर ही लगने वाला है। तो ये प्रेजेंट टेंस का, आपको प्रेजेंट टेंस का दो क्लासिफाई किए, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट आपको समझ में आया। सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमने बताया सिंपल प्रेजेंट किस समय होता है, जब रेगुलर काम होता है या तो एक हैबिचुअल है, इट्स ए हैबिट, इट्स ए रेगुलर बेसिस पर होता है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। जिस तरह का इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये रेगुलरली होता है, इसलिए हमें सिंपल प्रेजेंट में इसको फ्रेम करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर जो सब्जेक्ट होता है उसमें हमारा वर्ब किस तरह से कुछ अलग से बिहेव करता है। यहाँ पर सिंगुलर नंबर होने से वर्ब में, जब हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या यस का यूज होता है, लेकिन जब इसे हम फर्स्ट पर्सन या तो यू के साथ यूज करेंगे तो यहाँ पर एस या यस का यूज नहीं होगा। ये सिर्फ होगा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने बताया किस तरह से एम, इज, आर का यूज होता है और इसमें सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा और फिर जो वर्ब रहेगा उसका साथ आईएनजी लगेगा। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में।
उम्मीद है आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस क्या होता है थोड़ा सा आइडिया हुआ, और प्रेजेंट टेंस का ये जो दो क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया। हम सेकेंड लेक्चर में इसका कुछ एक्सरसाइज कराएंगे और फिर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क भी देंगे, तो इससे आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो डिफरेंस है, कोई भी डाउट है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को बार बार समझिए कि सिंपल प्रेजेंट किस तरह से होता है, और सिंपल अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जो काम प्रोग्रेस में है वो किस तरह से होता है। तो आपको हम सेकेंड लेसन, नेक्स्ट लेसन में जो आपके एक्सरसाइज कराएंगे, आपको समझने में आसानी होगा। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मैथ लर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का भी सारा लेसन आपको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।